सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। कैसे हैं आप? और 10वीं पाठ्यक्रम का बहुत कुछ अंश इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है और जो बचा हुआ है हिंदी पाठ्यक्रम में, उसमें आपको अच्छे से अच्छा पढ़ना है और अच्छे से अच्छे कविताएं जो भी आपके पाठ्यक्रम में हैं उन्हें बड़ी आनंद के साथ आप अध्ययन करें। तो चलते हैं हमारे बीच। आज हम जिस कवि को लेकर के आए हैं, कैफ़ी आज़मी साहब, जो एक गायक कलाकार, एक आप उनको कवि, और कवि भी छोटे मोटे कवि की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत समृद्ध सशक्त कवि, जिन्होंने जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, उस समय इतनी जबरदस्त कविता लिखी जिसको पूरे भारत में उस समय तो गाया ही गया था, लेकिन आज तक वह कविता सभी के मुख पर छाई हुई है। प्रत्येक बालक और प्रत्येक युवा पीढ़ी उस कविता को आज बड़े जोश से गाते हैं। तो हम लेकर के चलते हैं कैफ़ी आज़मी साहब को, और पहले पढ़ते हम कि कैफ़ी आज़मी साहब है कौन। तो कवि परिचय का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको पहचान बनती है कि आप कवि के बारे में कितना जानते हैं। तो अतहर हुसैन रिजवी, ये इनका पूरा नाम है और वास्तविक नाम है, का जन्म 19 जनवरी 1919। देखें आप, दिनांक भी देखें कितनी रोचक दिनांक है, 19-19-19। आप इसको इस तरह से याद रखें, 19-19-19, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मजमा गांव में हुआ। अदब की दुनिया में आगे चलकर वे कैफ़ी आज़मी नाम से मशहूर हुए। कैफ़ी आज़मी की गणना प्रगतिशील उर्दू कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। कितना? पहले तो आप ये देखें कि प्रगतिशील संघ की स्थापना, मैं आपसे कहना चाहता हूं 1919 में, 1936 ईस्वी में प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई थी। यह स्थापना वर्ष था। उस समय के सबसे अच्छे पहली पंक्ति में रखे जाने वाले कवियों में से एक थे कैफ़ी आज़मी साहब। कैफ़ी की कविताओं में एक और सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का समावेश है, तो दूसरी ओर हृदय की कोमलता भी है। अपनी युवा पीढ़ी में मुशायरों में वाहवाही पाने वाले कैफ़ी आज़मी ने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत भी लिखे हैं। देखो आप, सैकड़ों की तादाद में गीत लिखे हैं और आज बड़े जोश के साथ वो गीत इतने प्रसिद्ध हैं कि पूरे भारत वर्ष में आज भी वह गीत गाए जाते हैं। फिर देखो साहब, इनकी महारता 10 मई 2002 को इस दुनिया से रुखसत हुए। कब? 10 मई 2002 को इस दुनिया से विदा हुए, अलविदा। कैफ़ी की 5 कविता संग्रह, कौन कौन सी? झंकार, आखिर ये शब्द, आवारा सजदे, सरमाया और फिल्मी गीतों का संग्रह मेरी आवाज सुनो प्रकाशित हुए हैं। अपने रचना कर्म में के लिए कैफ़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। हिंदी साहित्य पुरस्कार प्रत्येक वर्ष एक साहित्यकार को दिया जाता है।
कैफी कलाकारों के परिवार से थे। इनके बड़े भाई भी, 3 बड़े भाई भी शायर थे और पत्नी शौकत आजमी, बेटी शबाना आजमी, जो आज की सबसे बड़ी मशहूर, उस जमाने की सबसे बड़ी मशहूर अभिनेत्रियां हुआ करती थी और उनकी प्रसिद्धि भी इन्हीं में से थी। तो कौन सी कविता लिखी, इसका पाठ प्रवेश देखते हैं। जीवन एक ही बार मिला है सभी को और मरना भी एक ही बार है, जन्म भी एक बार लिया है, लेकिन एक तो मरे हम इस तरह से मरे कि हमें कोई याद न करे, और एक मरे कि पूरा हिंदुस्तान की आंखें नम हो जाए। तो पाठ प्रवेश में देखते हैं कि जिंदगी प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। बिल्कुल सही बात है, नहीं खोना चाहता। असाध्य रोगी तक, ऐसा रोगी जिसको ऐसी बीमारी हो चुकी है जिसका इलाज संभव नहीं है, असाध्य, वह भी अपने जीवन की कामना करता है। जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जिलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं, सभी जीव जंतुओं में उसे बनाए बचाए रखने की भावना भी पिरोई जाती है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं। बिल्कुल, रक्षा जरूरी है, परिवार की रक्षा जरूरी है, अपने गांव शहर की रक्षा जरूरी है, अपने मुल्क की रक्षा जरूरी है। जो रक्षा करता है वही, उसी का नाम अजर और अमर होता है। तो देखो, लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिकों का जीवन। बिल्कुल बच्चों, सैनिकों का जीवन एक ऐसा जीवन है जो अपने लिए न जी करके दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जो अपने नहीं, जब औरों के जीवन पर, उनकी आजादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तानकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आजादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म, कौन सी बनी है? हकीकत, ध्यान रखना, हकीकत फिल्म बनी है। किस पर? युद्ध की पृष्ठभूमि पर, भारत पाकिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है हकीकत के लिए लिखा गया था। ऐसे ही सैनिकों की हृदय की आवाज बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है, गर्व है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें भी वे अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं है। कौन है? हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षा पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो क्या बताया
कि भारत में एकमात्र सैनिक है जो अपने लिए न जी करके दूसरे अपने देश की रक्षा के लिए जीता है और रक्षा के लिए ही शहीद होता है। इसलिए पूरा भारतवर्ष सैनिकों को सलाम करते हैं और उनकी दुआएं करते हैं कि इस देश की सीमा हिमालय पर्वत पर सर्दी गर्मी बरसात को झेल रहे सैनिकों की भगवान उनकी रक्षा करें। कैफी आजमी साहब ने जो गीत लिखा है कर चले हम फिदा, इसको वापस गुनगुनाना चाहेंगे। और क्या कहा है देखें, आनंद लें, सुने और आप भी गुनगुनाएं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांसें थमती गई, नब्ज़ जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकीपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखो आनंद लें, देश के नौजवानों को आह्वान किया गया है कि है देश की युवा पीढ़ी, सोई हुई युवा पीढ़ी उठो, सजग बनो। और भारतीय सैनिक, देश के नौजवान हमसे क्या कह रहे हैं सुनो, कि है देश की युवा पीढ़ी, हम तो इस देश पर अपनी जान कुर्बान करके जा रहे हैं। अब इस देश का भार तुम्हारे ऊपर है, तुम ही इस देश को बचा सकते हो, आजाद रख सकते हो, यहां के बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हो। हम हिमालय पर्वत पर जमी बर्फ, जहां पर सांस लेने में भी दिक्कत तकलीफ हो रही थी, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध चला, ऐसे हालात में हमारी सांसें रुकने लगी। अरे नब्ज हाथों की नसें, इनमें खून जमने लगा, फिर भी हमने अपना फर्ज निभाते हुए अपने कदमों को वापस हटने नहीं दिया। हमारे साथी सैनिकों के सिर, अनेक सिर कटे, उसका भी गम हमें नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश की रक्षा के लिए जितनी जनसंख्या है उतने ही सिर भले ही बलि चढ़ जाए, फिर भी हम इस देश की आन मान शान को बचाए रखेंगे। हमारे सिर कट के हिमालय का सिर ऊंचा उठे, इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमने कभी भी हिमालय का मस्तक नीचा नहीं झुकने दिया, हमेशा ऊपर ही उठाया।
मरते मरते रहा बांकपन साथियों, हम मृत्यु के कागार पर हैं, अंतिम सांस ले रहे हैं। बस मन में एक थोड़ी सी टीस है कि हमने इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। अरे तुम इस देश को यूं ही मत खो देना। अब हम इस देश को तुम्हारे हाथों सौंप करके इस संसार से जा रहे हैं, अब तुम इसकी रक्षा करना। आगे क्या कहा कि खेलने कूदने की उम्र तो बहुत है, पूरा बचपन है, ऐशो आराम जिंदगी जवानी है, और भगवान के भजन के लिए हमारे पास वृद्धावस्था है। लेकिन जिंदा रहना और मरना, इसकी जो अवस्था है यह युवा काल है। तो क्या कहा है कैफी आजमी साहब ने, बहुत ही रोचक और अच्छी पंक्तियां लिखी है। मैंने बहुत अच्छी प्रेरणा इनसे ली, आप भी लें। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुति रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहा, जिंदा रहोगे तो आप 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सारे महीने आपके लिए रहेंगे। 6 ऋतुएं भी चलेगी, लेकिन मौसम बदलता रहता है। लेकिन मरने की जो ऋतु है वह हमेशा नहीं आती। प्रकृति बदलती रहती है, लेकिन मरने की ऋतु नहीं आती। वह तो किसी न किसी के जीवन में आती है, और हो सके तो अवसर देख करके ये नहीं चलती, ये तो कभी आ भी जाए कभी न भी आए। तो हे देश के नौजवानों, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो मरने की ऋतु है, देश पर बलिदान देने की ऋतु है। तुम अभी देश की जो युवा पीढ़ी है, इश्क मोहब्बत प्यार, इसमें अपना समय बर्बाद कर रही है। उनके लिए देश के नौजवान सैनिकों ने क्या कहा है कि हुस्न और इश्क, हुस्न ये शरीर, ये आपका रूप सौंदर्य, जिसको आप बहुत अट्रैक्टिव बना रहे हो, सुंदर बना रहे हो, सजा रहे हो, और प्यार मोहब्बत, इन सब को रुसवा कर दे, छोड़ दे, ये कोई काम नहीं आएंगे। शरीर नश्वर शरीर है, एक न एक दिन इसे जाना ही है, ये भी निश्चित है। उम्र के साथ साथ शरीर का ढलना भी है, वृद्धावस्था भी है। इसलिए तुम्हें जवानी मिली है, तो वह जवानी भी क्या जवानी है,
जो देश के प्रति खून में नहाई न हो। आज देखो, अनेक भारतीय नौजवानों के सैनिकों के सर हिमालय के सफेद बर्फ पर ऐसे पड़े हुए हैं, खून इस तरह से बह रहा है जैसे तो इस भारत माता ने अपना श्रृंगार कर लिया है। हे देश के युवा पीढ़ी, देश के नौजवानों, हम तुम्हारे लिए इस देश को छोड़ करके, सुरक्षित देश को छोड़ करके जा रहे हैं। अब इसके भागदौड़ तुम्हारे हाथों में है। आगे क्या कहा? आनंद लें। राह कुर्बानियों की न वीरानी हो, तुम सजाते ही रहना नहीं काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या? राह कुर्बानियों की न वीरान हूं। देखो, हिमालय पर्वत पर जाकर के देखो, देश की सीमाओं पर जाकर के देखो, अनेक सैनिकों के सर और मृत शरीर जिधर भी देखोगे उधर पड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे तो वीरान स्थान भी बिल्कुल सैनिकों से हरा भरा हो गया है। देश के सैनिकों से लहू की नदियां बहने लगी है। हे देश की युवा पीढ़ी, हमारे मरने के बाद नए नए काफिले यानी दल तुम बनाते रहना। इस देश की रक्षा के लिए हमेशा अडिग रहना। फतह का जश्न, जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। जीत का जश्न तो आप तब मनाओगे जब इस देश की रक्षा के लिए तुम अपने कदमों को आगे बढ़ा करके शत्रु का संहार करोगे। शत्रु का संहार करोगे। जिंदगी और मौत को गले लगाने के लिए तत्पर रहो, तैयार हो जाओ। बांध लो अपने सर पर कफन। कफन बांधने का मतलब है, सर पर कफन बांधने का मतलब है मृत्यु के लिए तैयार होना। बांध लो अपने सर पर कफन साथियों। हे देश की युवा पीढ़ी, यह जरूरी नहीं कि तुम बच कर के आओगे। जिंदगी और मौत के लिए हमेशा तैयार रहो। अब इस देश की भागदौड़ तुम्हारे ही हाथों में है। इस देश की भागदौड़ तुम्हारे ही हाथों में है। अंतिम छंद पढ़ना चाहूंगा और क्या कहना चाहूंगा कि इस देश में जो भी अबलाएं हैं उनकी रक्षा का भार भी तुम्हारे ही ऊपर है। अरे, रावण जैसे दुराचारी इस देश में बहुत हैं। उन दुराचारियों का अंत करने के लिए आपको हमेशा सजग होना पड़ेगा। तो फिर आगे चलते हैं। अंतिम छंद, और अंतिम छंद पे चलते हैं। क्या संदेश देने का प्रयास किया है कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर,
इस तरफ ना आने पाए, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथी अगर हाथी उठने लगे, छू न पाए सीता का न दामन कोई, राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहा कि जिस तरह सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी, लक्ष्मण रेखा, रावण चाहकर भी उसको पार नहीं कर सका। क्या प्लानिंग बनाई थी रावण ने? सुने, अपने भाई को सोने का हिरण बना करके भेजा, और जैसे ही सीता जी ने सोने के हिरण को देखा तो उन्होंने अपने प्राणनाथ से कहा कि हे प्राणनाथ, देखो 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 देखो, सोने का हिरण मुझे लाकर के दो ना। राम जी ने समझाया भी था कि प्रिय सीते, सोने का हिरण तो होता ही नहीं है, प्रिय हिरण कैसे? उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, ये तो मेरे को कोई प्लानिंग लगती है किसी राक्षस की। फिर सीता जी नहीं मानी, उन्होंने कहा अपने भाई लक्ष्मण जी को कि हे लक्ष्मण, तुम माता सीता की रक्षा करना और मैं उस हिरण के पीछे जाता हूं। लक्ष्मण जी माता सीता की रक्षा करती है, इतने में से जंगल में से आवाज आती है और सीता जी को ये शक होता है कि मेरे प्राणनाथ के जो प्राण है वो संकट में हैं। लक्ष्मण जी से कहती है कि हे लक्ष्मण, तुम अपनी भाई की रक्षा के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करो। कई बार कहते हैं कि भाई का आदेश तुम्हारी रक्षा के लिए था। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तुम्हें अभी जाना है। उन्होंने उस समय लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसको इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी रावण भी पार नहीं कर सका था। और इसी तरह हे देश की युवा पीढ़ी, तुम भी अपनी सीमा रेखा खींच दो। और खींचोगे कब? जब तुम पूरे बल और साहस के साथ उनसे, जो अपने आसपास के देश हैं, उनसे युद्ध करोगे। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। रावण यानी किसका प्रतीक है? दुराचारी। इस देश की भूमि पर एक भी दुराचारी न आ पाए। तोड़ दो हाथ। अगर कोई हाथ उठता भी है, कोई दुराचार करता भी है, तो उसका दमन तुम वहीं पर कर दो। छू न पाए सीता का दामन कोई। सीता किसका प्रतीक है? हमारे देश की महिलाओं का प्रतीक है सीता।
अबलाओं का प्रतीक है, अंगनाओं का प्रतीक है सीता, इनके दामन यानी शरीर को कोई बाहरी हाथ तक न लगा पाए। क्यों? क्योंकि हे देश की युवा पीढ़ी, तुम इस देश के राम हो। जिस तरह राम ने अहल्या का उद्धार किया, सबरी के झूठे बेर खाए, अत्रि ऋषि की पत्नी ने सीता जी को उपदेश दिया, माता कौशल्या को उन्होंने आज जो पुत्र का सुख मिलना चाहिए था, जब तक वहाँ पर अयोध्या में रहे तब तक दिया, तो तुम ही इस देश के राम हो, तुम ही लक्ष्मण, देश के लक्ष्मण भी तुम ही हो। लक्ष्मण का यहाँ पर क्यों दिया गया है कि जिस तरह राम की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने अपने पत्नी उर्मिला जी को छोड़ करके 14 वर्ष तक जंगल में राम और सीता जी की रक्षा की, उसी तरह तुम भी इस देश की रक्षा करो। अब हम इस देश को तुम्हारे हवाले छोड़ करके जा रहे हैं, तुम इस देश की हमेशा रक्षा करते रहना। बच्चों, ये पढ़ा हमने कर चले हम फिदा। अब इसके क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है? पहला प्रश्न देखें, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? बिल्कुल है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, वो पृष्ठभूमि से, या भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध पृष्ठभूमि है। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? हमारी वीरता और हमारे देश प्रेम का प्रतीक है हिमालय। क्वेश्चन अगला है, इस देश में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया? कि जिस तरह दुल्हन का रूप लेकर के लड़की अपने नए जीवन में कदम रखती है, उसी तरह देश के नौजवान भी जब खून से सने होंगे, खून से नहाए होंगे, तो ऐसा मौका उनके पास एक ही बार जीवन में आएगा, दोबारा नहीं, क्योंकि दुल्हन भी एक ही बार जीवन में बनती है, दोबारा नहीं। अगला देखो क्वेश्चन, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? गीतों में खास बात होती है कि उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से ली गई है, कवि क्या कहना चाहता है, क्या प्रेरणा देना चाहता है, क्या भाव व्यक्त कर रहा है, ये खास बात होती है। इसलिए बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो सदियों पहले लिखे गए और जो अभी तक वर्तमान स्थिति तक जीवित हैं और उनको आज भी बड़े शौक के साथ गाते हैं। ये ऐसे कैफी आजमी का गीत है अपने कर चले हम फिदा। बच्चों आगे देखो, कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया? देश की युवा पीढ़ी, नौजवानों के लिए। कवि 6 क्वेश्चन है, कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है? काफिले यानी दल, कौन से काफिले को? देश में जो आने वाली पीढ़ी है उनके लड़ते हुए शहीद होने के बाद नए नए दल देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें और इतने दल बनाएं कि उसका अंत न हो सके। आगे है, इस गीत में सर पर कफन बांधना किस ओर संकेत करता है?
मरने के लिए हमेशा तत्पर रहना। कविता का प्रतिपाद्य क्या है? कविता का प्रतिपाद्य शब्द का मतलब यदि आपको याद न हो तो आप उद्देश्य कर सकते हो। इस कविता का उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी में नया जोश उत्पन्न करना है। देश की युवा पीढ़ी में देश प्रेम को समझाना है, उससे रूबरू करना है और अपने अधिकारों से इसको जागरूक बनाना है। आगे है भाव स्पष्ट करना है। तो आप समझते हो, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। हम कह सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति का भाव ये है कि सीमाओं पर देश की भारतीय सैनिक बर्फीली घाटियों में, जहाँ पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, उस बर्फ में फंसे हुए हैं, फिर भी बड़े जोश से लड़ रहे हैं। सुविधाओं का अभाव है, फिर भी वह लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। उनकी नसों में खून जम चुका है, फिर भी उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। इसी तरह के ये 3 है, 2 आपको करना है और इसके आगे भी चलते हैं हम। चलें डीपीपी की ओर चलते हैं। काफ़ी प्रयास के बाद इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न आते हैं। इन्हीं में से पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न देखो पहले आप। हमने बहुविकल्पीय, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी में बांटा हुआ क्वेश्चन है ये। तो पहले तो आप इसको देखें, पद्यांश करेंगे इसमें। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। क्वेश्चन देखो आप। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखें आप। जान देने की रुत का तात्पर्य क्या है? देश के लिए मरने का अवसर, सत्य के लिए जान देने का अवसर, सम्मान का संघर्ष करते हुए मरना। तो इसमें देश के लिए मरने का अवसर, बिल्कुल ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ किसके हुस्न और इश्क की चर्चा हुई है? किसके? प्रभु के, अपनी प्रेमिका के, मातृभूमि के, शत्रु देश के। तो यहाँ पर प्रेमिका के। अगला क्वेश्चन है, हुस्न और इश्क को कौन बदनाम करता है? झूठे प्रेमी, जो धोखेबाज हैं, जो वासनाओं के पागल है, जो बलिदान देने से डरते हैं। जो बलिदान देने से डरते हैं वो इसको बदनाम करते हैं। आगे है बच्चों, जवानी जो खूह में नहाने का आशय क्या है? जवानी का लहूलुहान होना, जवानी का जोशीला होना, जवानी का जुझारू होना, जवानी के लिए बलिदान देने को तैयार है। बेटे ये वाला घ वाला, जवानी के बलिदान देने हेतु तैयार रहना। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, साथियों में कवि क्या प्रेरणा देता है? धरती का भोग करो, धरती के मान मर्यादा के लिए मर मिटो, धरती की सुंदरता निहारो, मातृभूमि का श्रृंगार करो। तो इसमें हम ले सकते हैं कि धरती की मान मर्यादा के लिए मर मिटो। ये समझ में आ गया आपको? चलो आगे दूसरा काव्यांश लिया है हमने। खींच दो अपने खूह से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ
अगर हाथ उठने लगे छू न पाए सीता का दामन को ही, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी। देखो, खून से जमी पर लकीर खींचने का हास्य क्या है? खून बिखराना, शत्रु का खून करना, अपने खून से रेखा खींचना, अपने बलिदान से सीमा की रक्षा करना। तो इसमें घ वाला ऑप्शन, अपनी बलिदान से सीमा की रक्षा करना। आगे देखो, किसके हाथों को तोड़ने की बात कही गई है? वीरों के हाथों को, नेताओं के हाथों को, देशवासियों, शत्रुओं के हाथों को। तो शत्रुओं के हाथों को तोड़ने की बात यहाँ पर कही गई है। आगे है, हाथ उठने का आशय क्या है? विपत्ति आना, आक्रमण होना, संघर्ष करना, मित्रता होना। तो हाथ उठने का मतलब है आक्रमण करना, बिल्कुल। आगे है, छू न पाए सीता का दामन कोई का अर्थ क्या है? सीता का अपमान न हो, भारत मर्यादा पर आंच न आए, भारत माता का अपमान न हो, लाज की रक्षा हो। तो मर्यादा पर आंच न आना, ये सही है। आगे है, राम लक्ष्मण यहाँ किसका प्रतीक है? मर्यादा रक्षकों के प्रतीक है साहब, राम और लक्ष्मण। अगला क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न है। देखो, आप बहुत अच्छे प्रश्न इसमें दिए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। फतह का जश्न, इस जश्न के बाद कवि ने ऐसा क्यों कहा? कवि ने ऐसा यूं कहा कि तुमने तो अभी युद्ध किया ही नहीं है, तुम जीत का जश्न पहले से ही मना रहे हो। उन्होंने कहा है कि पहले तुम अपने देश के खातिर त्याग करो, दुश्मनों से इस देश की रक्षा करो, उसके बाद ही जश्न मनाओ। छू न पाए सीता का दामन कोई आशय क्या है? कि सीता यहां पर भारत माता का प्रतीक है, कि भारत माता के किसी भी प्रकार का दाग न लगे, यहाँ की बहन बेटियों पर किसी तरह की आंच न आए, इसके लिए हम सबको देश के प्रति सजग रहना है। कर चले हम फिदा कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? क्या संदेश दिया है? कि देश की रक्षा का भार देश के युवा पीढ़ी पर है। आज के युवा कल का भविष्य है। आजादी है देश की मान मर्यादा संस्कृति सभ्यता है देश की। ये इस कविता से आपको संदेश मिलता है। आगे है, आज़ाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? आज़ादी बनाए रखना। आप इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए बहुत से प्रयास कर सकते हैं। सोई हुई जनता को जगा सकते हैं, नाटकीय मंचों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, या और भी उनके सामने अच्छे अच्छे दृश्य उपस्थित करके हम उनको जोशीले बनाएं, ताकि वह देश का भार उठाएं। निबंधात्मक प्रश्न है, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। कर चले हम फिदा कविता में सैनिक को बलिदान के समय भी दुख का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे पता है कि जिसके लिए वह लड़ रहा है, समस्त भारतीय मेरे प्यारे भाई और बहनें प्रतिज्ञा करते हैं हम प्रातः विद्यालय में कि वह मेरे छोटे भाई बहन हैं और बड़ा होने के नाते उनकी रक्षा का जो भार है वो मेरे ऊपर है। इसलिए उन्हें अपने भारत माता से प्यार है। वह भारत माता के पुत्र समझते हैं स्वयं को।
और ये कहने का प्रयास करते हैं कि हम तो हंसते हंसते इस देश के लिए मरना चाहते हैं। क्यों क्यों कहा? क्योंकि एक लाइन मैंने पढ़ी थी, सहर्ष स्वीकारा है। विपत्तियों को सहर्ष स्वीकार करना सीखा है उन्होंने, खुद दुखी रह करके सुख पहुंचाया है, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया है, इस देश को आज़ादी दिलाई है। आज हम आज़ाद हैं उन्हीं की वजह से हैं। आगे है, कर चले हम फिदा कविता में कवि ने देशवासियों से क्या अपेक्षाएं की है कि वह जागरूक होकर के आगे आएं। यदि उनकी ज़रूरत देश को पड़ी, आह्वान किया गया, तो दल के दल उमड़ करके रक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े हो जाएं और विपक्षी शत्रुओं का सामना करें, ताकि यह देश सुरक्षित रह सके, यहाँ की बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सके, किसी भी तरह का कोई आक्रमण न कर सके। अब ये 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में मान लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।